नमस्कार दोस्तों, इस नए वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आपको पता होगा कि 2-3 साल पहले केंद्र की भाजपा सरकार ने पूरे देश में एनआरसी लागू करने की बात करी थी, जिसके तहत कार्रवाई ये की जानी थी कि एनआरसी के जरिए पूरे देश में ऐसे लोगों की पहचान की जाएगी जो अवैध रूप से भारत में रह रहे हैं, और उनको निकालने की बात कही थी केंद्र की भाजपा सरकार ने। तो इस पर पूरे देश में बड़ा मतलब पूरे देश में नहीं कहने चाहिए कि एक सेक्शन के कुछ लोगों में, ख़ास तौर से देश के मुसलमान वर्ग में, और मुसलमान वर्ग में भी नहीं कहना चाहिए पूरी तरह से, क्योंकि ये देश के लगभग आप ये समझ लीजिए कि 99% जो मुस्लिम हैं वो तो वैध तरीके से 1947 के बाद से ही भारत में रह रहे हैं और आराम से रह रहे हैं, उन्हें कोई समस्या नहीं है। लेकिन बाकी जो 1-2% जिनकी संख्या लाखों में है, उनको निकालने की बात कही थी, उनको ट्रांजिट कैंपों में रखने की बात कही गई थी। इस मुद्दे को लेकर जो मुसलमानों के जो पैरोकार हैं, जो खैरख्वाह हैं, उनके जो बड़े हितैषी बनते हैं, ख़ास तौर से राजनीतिक दलों की मैं बात कर रहा हूँ, और कुछ चंद जो उनके जो मुस्लिम रहनुमा हैं, उनके जो मौलवी हैं, और जो इस तरह के जो उलमा हैं, उलेमा जो हैं उन्होंने इस पर काफ़ी शोर शराबा मचाया था, और केंद्र सरकार को काफ़ी उन्होंने जो है इस मुद्दे पर काफ़ी आलोचना की थी केंद्र सरकार की, कि ये देश में एनआरसी लागू नहीं हो सकता, और मतलब ये तो यहीं रहेंगे। कुल मिला के बात ये है, ये जो आए हैं, जो अफ़गानिस्तान से, जो इधर उधर से जो आए हैं, जो बांग्लादेश से आए हैं या जो बर्मा से आए हैं, वो सब यहीं रहेंगे, और वो उनके हकों, उनके मानवाधिकारों की बात की गई कि ये अवैध शरणार्थी हैं, इनके भी मानवाधिकार हैं, और सरकार को ये हक नहीं है कि सरकार ऐसी कोई कार्रवाई करे। तो ये जो बड़ा विवाद हुआ था इस मुद्दे को लेकर, मैं ख़ास तौर से देश के जो मुसलमान हैं उनकी जानकारी में ये बात लाना चाह रहा हूँ कि ये जो वीडियो बनाने की वजह है और ये जो मुद्दा है, ये मैं क्यों सामने लेके आया हूँ, क्योंकि इस पर दरअसल बहुत ज़्यादा चर्चा हुई नहीं है। ये इशू जो चल रहा है, ये बहुत ही साइलेंट इशू चल रहा है, तो मैं उस तरफ सबका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ इस मुद्दे के जरिए, और बताना चाहता हूँ कि दरअसल हकीकत में हो क्या रहा है, पूरी दुनिया में, पूरे ग्लोब में क्या हो रहा है, हमारे आसपास क्या हो रहा है। हम ज़रा आसपास भी अपनी आंखें खोल के देखें, तब हमें तस्वीर साफ नज़र आएगी, और चीज़ों को देखने का जो तौर तरीका है वो बिल्कुल दुरुस्त होगा हमारा। तो खैर, वो जब उस समय राजनीतिक दल, आप जानते ही हैं कि मुस्लिम वोट बैंक पर वो दांत पहनाए तैयार रहते हैं, उनको कोई भी मुद्दा मिलना चाहिए। आप बताइए कि जब केंद्र सरकार ने धारा 370 कश्मीर से हटाई, तो राजनीतिक दलों ने कितना बवाल मचाया इस बात के लिए, और बाकायदा दलों ने तो ये भी कह रखा है, कांग्रेस और दूसरे जो दल हैं, केवल वोट बैंक का चक्कर है, बाकी कोई ये किसानों के हितैषी हैं ना। तो ये बात किसानों को भी, सॉरी, मुसलमानों को भी देश की बात अच्छी तरह समझ में आ गई है कि ये खेल सारा राजनीतिक है। ये वो बंदर और बिल्ली वाली कहानी है कि वो बिल्ली को रोटी मिल जाती है तो वो कभी इसकी तराजू में से तोड़ के उसमें खुद खा जाती है, और वो बैलेंस उसका कम करती रहती है। तो बिल्कुल सेम ये राजनीतिक दलों का मुसलमानों के साथ यही हालत है कि इनके लिए केवल ये एक वोट बैंक मात्र है, और इसके अलावा कुछ नहीं है। बाकी जो देश में सबके साथ होता है वो इनके साथ भी होता है। जो भी डेवलपमेंट है, जो विकास है, जो तमाम चीज़ें हैं, जो कानून कायदे हैं, वो सब पर बराबर लागू होते हैं, तो वो इन पर भी लागू होते हैं। खैर, ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि आप देखिए कि किस मानसिकता से लोगों को मतलब किस तरह डराया जाता है, किस तरह असुरक्षा की भावना देश के मुसलमानों में पैदा करने का प्रयास हमेशा किया जाता रहा है। लेकिन धीरे धीरे वक्त लगता है चीज़ों को समझने में, लोगों को समझने में, उनकी मानसिकता समझने में, उनके तौर तरीके समझने में। तो अब वो मैच्योरिटी की तरफ मुसलमान देश के काफ़ी आ गए, और वो इस तरह की इनकम, कम से कम राजनीतिक जो जुमलेबाजी है, ख़ासतौर से जो राजनीतिक दलों की है, वो उसके भाव में अब नहीं बहते हैं। क्योंकि देखिए, ये तो निश्चित है कि देश का संविधान और कानून इतना मजबूत है कि उसमें आसानी से कोई कुछ हो नहीं सकता, और फिर देश की सर्वोच्च अदालत है, वो सबके अधिकारों की, यदि सरकार कोई कानून बना भी देती है, तो यदि वो मूल अधिकारों के खिलाफ है और फंडामेंटल संवैधानिक जो उसूलों के खिलाफ है, सिद्धांतों के खिलाफ है, तो केंद्र सरकार उसको, सुप्रीम कोर्ट उसको पलट भी सकती है, और सुप्रीम कोर्ट ने पहले ऐसा किया भी है। तो ये मैं बताना चाह रहा हूँ दरअसल कि अब देश के मुसलमानों को दरअसल अपनी आंखें खोलनी चाहिए,
और आंख खोलनी चाहिए और पूरे अपने विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए। उनको देखना चाहिए कि पूरी दुनिया में चल क्या रहा है। मैं बताना चाह रहा हूँ आपको कि हमारा जो पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान, उसमें क्या चल रहा है। वहाँ से जो खबर आ रही है वो ज़बरदस्त खबर है। और आश्चर्य की बात यह है कि इस मुद्दे पर पूरे देश में डिबेट होनी चाहिए थी, इस मुद्दे पर रिएक्शंस आने चाहिए थे, इस मुद्दे पर वाद विवाद होना चाहिए था। लेकिन जो देश का मुख्य मीडिया है, मुझे लगता है उसने इस मुद्दे को इस लायक नहीं समझा। जबकि यह मुद्दा देश के 24 करोड़ मुसलमान आबादी से जुड़ा हुआ है, उसके बावजूद भी इस मुद्दे पर किसी ने उस ढंग से गंभीरता से चर्चा करना, परिचर्चा करना, इसके पक्ष विपक्ष देखना उचित नहीं समझा, जिस मुद्दे की चर्चा मैं आपके सामने करने जा रहा हूं। दोस्तों, पाकिस्तान की जो कार्यवाहक सरकार है, चूंकि वहां पर अभी चुनाव नहीं हुए हैं और फरवरी में शायद वहां चुनाव होंगे, तो वहां की जो कार्यवाहक सरकार है उसने 2-3 महीने पहले ये फरमान जारी किया था कि यहाँ जितने भी अफगानी शरणार्थी रहते हैं वो यहाँ से खाली करके वापस अफगानिस्तान जाएं या कहीं भी जाएं, हमें इससे मतलब नहीं है, वरना पुलिस उनको उठा उठा के बंद कर देगी। तो वो, जबकि वो वहाँ पर कोई पीढ़ियों से रह रहे हैं, कई मतलब बहुत सारे, उनमें से कुल उनकी संख्या करीब 2-2.5 लाख बताई जाती है वहाँ पर अफगानी शरणार्थियों की। अब देखिए कितनी बड़ी संख्या है वहाँ पर। और उनको कह दिया कि आप अपने देश या तो अफगानिस्तान वापस जाएं आप, या फिर आप कहीं भी जाएं, मतलब पाकिस्तान छोड़ दें आप। जिनके पास वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है, पासपोर्ट, वीज़ा वगैरह और ये तमाम चीज़ें नहीं है, वो वहाँ पर नहीं रह सकते पाकिस्तान में। वो मुसलमान वहाँ नहीं रह सकते, ख़ास तौर से अफगानिस्तान वाले, और या उनमें जो भी आ रहे हों। ये वहाँ की सरकार ने घोषणा कर दी, बाकायदा पुलिस ने वहाँ पर छापे मारने शुरू कर दिए। तो इससे अफगानियों में वहाँ जो थे वो डर फैल गया, और काफ़ी अफगानी जो है वो वहाँ से अफगानिस्तान लौट चुके हैं। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ। तो अफगानिस्तान की जो सरकार है, वहाँ पर जो तालिबान सरकार है, उसने इसका ज़बरदस्त विरोध किया है। और यहाँ तक कि जो पाकिस्तान सरकार के एक मंत्री हैं, उन्होंने भी इसका विरोध किया है कि ये सरकार को नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो वहाँ कई पीढ़ियों से रह रहे हैं। ये नहीं कि वो अचानक वहाँ पर आ गए हों, लेकिन सरकार ने ये तय कर लिया, पाकिस्तान की सरकार ने, कि चाहे ये पीढ़ियों से रह रहे हों, ये चाहे अभी आए हों, चाहे 2 साल पहले आए हों, इनको यहाँ से जाना ही जाना पड़ेगा। इसके पीछे सरकार का मानना ये है कि ये जो अफगानी शरणार्थी हैं, एक तो इनकी वजह से देश में लॉ एंड ऑर्डर ख़राब हो रहा है, क्योंकि आपको पता ही है कि वहाँ पर जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान है, TDP जो है, वो आतंकी संगठन है, और उसको तालिबान सरकार का सपोर्ट एक तरह से हासिल है। घोषित तौर पर नहीं है, पर अघोषित तौर पर है। वो बलूच में आए दिन हमले करते रहते हैं, और ज़बरदस्त वहाँ पर इस साल दर्जनों उन्होंने हमले वहाँ पर किए हैं, आर्मी पर हमले किए हैं। वहाँ पर फ्रंटियर जो इनकी जो कोर इकाई है पाकिस्तान की, उस पर वहाँ पर हमले किए हैं। तो उनका कहना ये है कि ये यहाँ पर आतंकवादी गतिविधियों, ये देखिए आप, कौन कह रहा है, वो देश जिसने दुनिया भर के आतंकवादियों को पनाह दी, शरण दी, अब उनसे कह रहा है कि ये जो अफगानी अवैध तौर पे यहाँ रह रहे हैं, ये वहाँ पर स्मगलिंग में जुड़े हुए हैं। वहाँ जो डॉलर की स्मगलिंग है, जो बॉर्डर जो पड़ता है वहाँ से वो, और जो पेट्रोल की स्मगलिंग है, और जो आप पता ही है कि पाकिस्तान में पेट्रोल डीजल की कीमत क्या है। तो ईरान से वैसे तो ये मंगा नहीं सकते, लेकिन वाया ईरान होते हुए जो पेट्रोल डीजल इनके आता है, उसकी अवैध तौर पर वहाँ से स्मगलिंग कर रहे हैं। तो इससे जो पाकिस्तान की जो आज जो भिखारी बना हुआ है, आर्थिक जो हालत ख़राब है, उसमें एक बहुत बड़ा कारण पाकिस्तान की सरकार की सोच है कि ये अफगानी शरणार्थी हैं, इसके लिए जिम्मेदार हैं। यहाँ जो ये इस तरह की जो लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था की जो हालत बिगड़ी हुई है, जो अपराध यहाँ बढ़ रहे हैं, उसमें भी ये सब शामिल हैं। तो इनको यहाँ से निकाला जाए, और सरकार ने बाकायदा एक तुगलकी फरमान जारी करके उनको बाहर जाने के लिए कह दिया। तो अब वो वहाँ पर जाने की वहाँ पर कार्रवाई हो रही है, और अफगान सरकार इसका ज़बरदस्त विरोध भी कर रही है। और अब वो शरणार्थी कहाँ पर बसेंगे, आप जानते ही हैं अफगानिस्तान के हालात कैसे हैं। अभी अफगानिस्तान की सरकार को सत्ता में आए हुए 2 साल से ज़्यादा नहीं हुए अमेरिका के जाने के बाद। तो इन लाखों लोगों की अफगानिस्तान के लिए व्यवस्था करना, इनके ठहरने खाने पीने का इंतजाम करना, इनके रोज़गार का इंतजाम करना, यह आसान काम अफगानिस्तान की सरकार के लिए नहीं होगा निश्चित तौर पर। और ये मानवाधिकार जो है, इसका सीधा सीधा उल्लंघन भी है। कई मानवाधिकारवादी वहाँ बोल भी रहे हैं इस बात को लेकर कि पाकिस्तान की सरकार ये जो डंडे के जोर पर और ये जो सेना के बलबूते, पुलिस के बलबूते जो उनको खदेड़ने का काम कर रही है, ये मानवाधिकारों के खिलाफ है।
इसके अलावा वहाँ पर उनके मकान हैं पक्के, उनका व्यवसाय है, कई कई पीढ़ियों से वो लोग रह रहे हैं, और अब उनको वहाँ निकालने की तैयारी, धक्का देकर बाहर भगाने, जबरन उनको शरणार्थी घोषित करके और अवैध तौर पर घोषित करके उनको निकालने की पूरी तैयारी की जा रही है। दोस्तों, यही वो पाकिस्तान है जिसने इन सबको बसाया है, और अब इन पर ये आरोप लगा रहे हैं कि ये अवैध हैं। आप बताइए, ये इस्लाम के नाम पर, धर्म के नाम पर, ये तो हमारे मुसलमान भाई हैं, ये कहाँ जाएंगे देश छोड़कर, और इन पर तो विपदा पड़ी है। उनको गले लगाया पहले, और तालिबान को, तालिबानी जो लड़ाके हैं, जो आतंकी हैं, उनको पालने पोसने, दूध पिलाने का काम पाकिस्तान की सरकार ने किया। मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि देखिए, दुनिया अब किस तरह से बदल रही है। कोई इस्लाम नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई भाईबंदी नहीं, कुछ नहीं। और यही पाकिस्तान की सरकार, जो किसी ज़माने में इजराइल के खिलाफ जहर उगलती थी, आपको पता होगा कि पाकिस्तान के पासपोर्ट में आज भी एक मोहर लगी हुई है कि आप इजराइल नहीं जा सकते। ये दुनिया का अकेला मुल्क है जिसने ये मोहर, वो पहले की बात है, वो आज की बात नहीं है, पुरानी बात है वो, तो वो मोहर लेकिन आज तक कायम है। ठीक है, निर्णय पहले लिया गया था, लेकिन उसको बदलना इनके लिए आसान नहीं है। लेकिन आप ये देखिए कि, और उधर अफगानिस्तान को आप देखिए, इजराइल हमास से जो लड़ाई हो रही है, कभी तालिबान अपने लड़ाके हर जगह जहाँ भी इस्लाम का नाम आता था वहाँ कूदने को तैयार रहता था। वह भी बहुत धैर्य से काम ले रहे हैं। वो भी अब दुनिया को समझ चुके हैं। जैसे पाकिस्तान दुनिया को समझ रहा है ना कि हर मुल्क खुद के बारे में सोचता है, ऐसे ही वो भी सोच रहे हैं। उनको कोई मतलब नहीं है मुसलमानों से कि हमारे धर्म का पालन करने वाले हैं, ये हमारे भाई हैं, हम हमारे भाइयों के लिए जान दे देंगे। ये जो जज्बा और ये फालतू की जो भावनाएं हैं ना, ये अब सारे देशों के समझ में आने लग गई है। वो किसी के बरगलाने में नहीं आने वाले। अब वो चाहे कितनी वहाँ चीख पुकार मचा लें, वो उनको निकाल के ही मानेंगे। सबको अपने कंट्री के हित प्यारे हैं, अपने देश के हित प्यारे हैं। उनको कोई मतलब नहीं है कि कौन फिलिस्तीन वहाँ पर मर रहा है। आप देखिए, यही अफगानी, इन्होंने वहाँ कुछ नहीं किया। इन्हीं अफगानिस्तान की जो सरकार है, ये पूरी दुनिया में युद्ध करने के लिए तैयार रहते थे ये मुसलमान, और वहाँ मुसलमान अब मारे जा रहे हैं, और इन्होंने, इनके मुंह से कोई बोल ही नहीं निकल रहा। वो इतने समझदार हो गए हैं, आप इसको यूं मत समझें। वो समझ गए हैं इस दुनिया को। अब उनको दुनिया की जो प्रैक्टिकलिटी है, जो व्यवहारिकता है, जो सच्चाई है, वो विदेश नीति को समझने लगे हैं। वो समझने लगे हैं कि इनमें से कोई हमारे काम नहीं आने वाला। ना ये हमास हमारे काम आएगा, ना फिलिस्तीन हमारे काम आएगा, ना इजराइल हमारे काम आएगा। वो खामोश बैठे हुए हैं, उनको कोई मतलब नहीं है इस बात से। यही पाकिस्तान की हालत है। यही पाकिस्तान जो कभी चीख पुकार मचाता था, उसकी सरकार ने कुछ नहीं किया वहां पर, बिल्कुल चुपचाप बैठे हुए हैं वहां पर, आराम से वहां पर। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि पूरी दुनिया अब बदल रही है। किसी भी धर्म के नाम पर आप कहीं भी कूद पड़े बिना सोचे समझे, और अपना खुद का नुकसान करें, अपने देश का नुकसान करें, इससे बड़ा मूर्ख दुनिया में आज की तारीख में कोई नहीं होगा। आप केवल अपने कंट्री के बारे में सोचें, अपने बारे में सोचें, अपने समाज के बारे में सोचें, अपने देश के बारे में सोचें, अपने राज्य, अपने शहर के बारे में सोचें, अपने गांव के बारे में सोचें। आप फालतू बातें इधर उधर की जो दूसरे देशों में चल रही है, उसकी वजह से आप खामेखा भावुक मत हो। आप, दुनिया भावनाओं से ऊपर निकल रही है। इसका दूसरा परिणाम मैं आपको बता रहा हूं। खाड़ी मुल्क देख लीजिए आप, ये जितने भी मुसलमान देश हैं, वहां पर इतने सारे हजारों अब तक वो फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। सब चुप हैं, सबको अपने अपने देश में, मिस्र हो, कोई भी हो, टर्की हो, जितने भी ये देश हैं वहां पर मुसलमान देश हैं, ये सऊदी अरब हो, यूएई हो, कोई भी देश हो, एक खुले तौर पर ईरान को छोड़कर, जो कि खुद पर दुनिया भर के आतंकवादियों का जो है वो चस्पा किया गया है और उस पर दुनिया भर के प्रतिबंध लगे हैं, उसको छोड़ दीजिए आप। बाकी किसी को मतलब नहीं है, क्योंकि आपको बताइए कि वहाँ कैसी सरकार है और उनका क्या तौर तरीका है। बाकी किसी मुल्क को कोई लेन देना नहीं है। पाकिस्तान मजे से मुसलमानों को निकाल रहा है। वो पठान उनके भाई हैं, मुसलमान हैं, उनके बेटी रोटी तक के संबंध रहे हैं पाकिस्तान में, खाने पीने के उनके संबंध रहे हैं वहाँ पर बलूचिस्तान में और वो खैबर पख्तूनख्वा में। वहाँ पर उनके सबके सांस्कृतिक साझे चूल्हे हैं वहाँ पर उनके। इसके बावजूद भी वो निकाल रहे हैं। उनको निकालने पर आमदा है कि हम हमारे देश की आर्थिक हालत को ठीक करना चाहते हैं, हम हमारे देश की अर्थव्यवस्था को ठीक करना चाहते हैं, आपको यहाँ से जाना होगा, आप जाइए यहाँ से, आपको यहाँ नहीं रहने देंगे हम। और यहाँ पर आप देखिए, आपको मैं ये भी फ्लैशबैक में थोड़ा ले चलना चाहता हूँ। 2-3 साल पहले जब बर्मा से हजारों रोहिंग्या शरणार्थियों को भारत ने शरण देने से इनकार कर दिया था, तो कितना हंगामा मचाया था।
कि ये तो मानवाधिकारों का उल्लंघन है, आप इनको बाहर कैसे निकाल सकते हो। अरे भाई, आज की तारीख में देखो आप, वो अफगानियों को बाहर निकाल रहा है, वहां फिलिस्तीनी रोज मारे जा रहे हैं। कोई मुल्क, कोई मुसलमान दो मुल्क नहीं बोल रहा। सबको, अब मुल्कों को अपने अपना देश प्यारा है, अपनी इकोनॉमी प्यारी है। वो मिस्र, जिसकी बॉर्डर इनसे, गाजा से और इन सबसे मिलती है, वहां पर लाखों फिलिस्तीनी इकट्ठे हो गए हैं, जिनको इजराइल ने जो बमबारी की है गाजा में, उसके बाद से वो लेने को तैयार ही नहीं है। वो बॉर्डर पर है वहां। बस वहां पर यह है कि उनको थोड़ी सुविधाएं दी जा रही हैं, और केवल जो विदेशी जो है पासपोर्ट धारक, उनको उसने अलाउ किया है केवल वहां पर। ये देखिए, वो मुस्लिम देश है। तो ये मुस्लिम देश हैं, आपस में इस्लाम के नाम पर दुनिया में जिहाद करने को कभी तैयार रहेंगे, और ये कर देंगे और वो कर देंगे। आप देखिए सच्चाई को। तो मैं आपका ध्यान इस तरफ ही ले जाना चाह रहा था कि दरअसल दुनिया में क्या तेजी से लोगों की सोच बदल रही है, लोग कैसे सोच रहे हैं, अब धर्म की के बारे में क्या सोचते हैं, अब इस्लाम के बारे में क्या सोचते हैं। ये आप अपनी आंखों से देखिए और ये पहचानिए कि हम पर कहाँ पर खड़े हैं, हम किस कंट्री में रह रहे हैं, हमारे हालात क्या हैं, और हमारे हालात और बेटर कैसे होंगे। फालतू के नेताओं के जुमलेबाजी में, भावनाओं में बहकर, उलेमाओं के भावनाओं में बहकर, मौलवियों की बातों में आकर अपना नुकसान करेंगे तो हम अपने नुकसान के लिए खुद जिम्मेदार होंगे। कोई दूसरा मुल्क जिम्मेदार इसका नहीं होगा। कोई दूसरा मुल्क साफ जाहिर है किसी की मदद करने नहीं आ रहा। वो अपनी देश में अपनी समस्याओं को सुलझाने में लगे हुए हैं। उनको कोई मतलब नहीं है किसी भी मुसलमान के साथ कहाँ पर क्या हो रहा है। वो अपनी मस्ती में मस्त हैं, वो अपना ध्यान दे रहे हैं, केवल उनको अपना देश प्यारा है। तो ऐसे ही यहाँ पर सबको अपना देश प्यारा होना चाहिए। अब ये आंखें खुल जानी चाहिए देश के मुसलमानों की कि देखिए वहाँ पर पाकिस्तान क्या क्या हालत कर रहा है अफगानियों की। वहाँ पर कभी उनको गले लगाता था, कभी उनके साथ रहता था, कभी बड़े बड़े दावे, कभी कस्में खाता था, कभी बड़े दावे करता था, और आज हालत देखिए वहाँ पर क्या हो रही है वहाँ पर। और आए दिन वो मुसलमान ही मुसलमान आपस में मार रहे हैं। ये जो इनमें जो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं आपस में, जो टीडीपी है वो भी मुसलमान है, और ये पाकिस्तानी आर्मी है वो भी मुसलमान है, सारे के सारे मुसलमान हैं। वो एक दूसरे को मार रहे हैं, उसको कोई लेन देना नहीं है, पूरी दुनिया को कोई मतलब नहीं है। आप खूब मारो, आपस में लड़ो मरो, हमें कोई मतलब नहीं है। हमें सिर्फ अपने कंट्री से मतलब है। ये पता चलती है इस बात से। आखिर में मैं आपको कुछ ये वीडियो दिखाता हूं कि वहां के जो अफगानी शरणार्थियों के खिलाफ जो कार्रवाई की जा रही है पाकिस्तान की अंतरिम सरकार द्वारा, कार्यवाहक सरकार द्वारा, उसके बारे में वहां के विशेषज्ञ क्या कहते हैं, वो मुसलमान हैं, और वहाँ की आवाम क्या कहती है, वहाँ के लोग क्या कहते हैं, ये मैं आपको इस वीडियो के आखिर में दिखाऊंगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखें, और इसको लाइक सब्सक्राइब करना दोस्तों नहीं भूलें, और इसके अलावा अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को जरूर भेजें, ताकि इससे जागरूकता देश में फैले। ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करने से लोगों को समझ में आएगी कि पूरी दुनिया में हर कंट्री कैसे अपने कंट्री के बारे में सोच रहा है। उसको धर्म से, जाति से, इससे उससे किसी से अब कोई सरोकार नहीं रह गया है। ये आप फिलिस्तीन हमास की लड़ाई में देख लें, पाकिस्तान अफगानिस्तान के शरणार्थियों के मामले में देख लें। ये आपके सामने इतने बड़े उदाहरण हैं कि खामे का भावुक होकर अपना नुकसान करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इसी के साथ दोस्तों नमस्कार और धन्यवाद। वीडियो को आखिर तक देखें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, और आखिर तक जरूर देखें इस वीडियो को, क्योंकि इसमें मैंने वो वीडियो वहाँ से लिए हैं और उनको क्लिप इसमें लगाई है। तो प्लीज़ इसको देखना नहीं भूलें। नमस्कार। जीमा, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, पाकिस्तान की बदकिस्मती ये है कि हमारे जो साइंसदान हैं वो हमें ये बताते रहे कि पाकिस्तान की जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन बड़ी ज़बरदस्त है। मैं इस थीम से एग्री नहीं करता। जस्ट आप ले लें कि पाकिस्तान ने इलीगल अफ़गान रिफ्यूजीज़ को निकालने की कोशिश कर रहा है, तो अफ़गानिस्तान के जो सिटिंग वज़ीर-ए-आज़म हैं मुल्ला हसन नखुन साहब, उनकी स्टेटमेंट आई है और उन्होंने कहा है जनाब कि पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म और पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप को किसने ये कहा है कि वो अफ़गान रिफ्यूजीज़ को हरास करें और वो रिफ्यूजीज़ की जो मुश्किलात में इजाफ़ा करें और उनके लिए हार्डशिप्स लेके आएँ और उनको इनोसेंट लोगों को गिरफ़्तार करें। हालाँकि उनको ये नहीं पता कि ये सारे जिन लोगों को निकाल रहे हैं वो इल्लीगल लोग हैं। अगर भाई ये इल्लीगल लोग हैं तो आपको तो चाहिए कि हमारे साथ तावन करें, बजाय इसके कि आप तावन करें। आप क्या कह रहे हैं? आप कह रहे हैं कि खबरदार निकाला। अफ़गानिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर मुल्ला यकूब ने भी यही कहा, उसने कहा खबरदार आपने इनको निकाला वरना इसकी कॉन्सिक्वेंसेस के लिए तैयार हो जाएं। तुसी हिसाब लाओ, बंदा इन्हों पूछे, आप एक मुल्क को चला रहे हैं और आप क्या चाहेंगे कि इल्लीगल पाकिस्तानी आपके मुल्क में बैठे रहें?
या इलीगल इंडियंस या इलीगल अमेरिकन्स, आप तो नहीं चाहेंगे। तो जब आप ये चीज़ नहीं चाहते किसी और मुल्क के लिए, तो आप ये चीज़ पाकिस्तान अपने अफगान रेफ्यूजीज़ को कैसे कहेंगे कि वो पाकिस्तान में जाके बैठे रहें? मैं समझता हूँ एक भी अफगान अभी कोई बंदा ऐसा नहीं है, ठीक है, जिसने ये कहा हो कि थैंक यू पाकिस्तान कि आपने हमारे लोगों को इतने साल यहाँ पे रखा। एक भी ऐसा एक भी अफगानी आपको नहीं मिलेगा। सो फिर इसी पे क्या कंक्लूजन निकालना चाहिए? अफगानिस्तान पाकिस्तान का एक नेबरिंग कंट्री है, और मैं तो इस थीम की बड़ा ख़िलाफ़ हूँ कि जी ये मुस्लिम कंट्री है, इस्लामिक है, मुस्लिम भाईचारा, फलाना चारा। कोई चारा नहीं होता। द नेशंस परस्यू देयर नेशनल इंटरेस्ट, सिंपल पीरियड। लोग, मुल्क जो होते हैं वो अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रमोट करते हैं। मुल्क जो है वो, बांग्लादेश ने क्या रोहिंग्या को इजाज़त दी कि वो बैठ जाए वहाँ पे? कोई मुझे, क्या इजिप्ट ने गज़ा के लोगों को कहा है? उन्होंने तो जो फॉरेनर्स थे गज़ा के अंदर, उनको नहीं निकलने दिया। वो आज अभी कल परसों मेरा ख्याल है वो निकले हैं, उन्होंने उनको भी नहीं निकलने दिया जनाब। और हम यहाँ पे बड़े चैंपियन बने हुए हैं। हमारे साइंसदानों को बड़ा शौक था जनाब, अफ़गानिस्तान में तालिबान आएंगे, इस्लामिक निज़ाम आएगा, पाकिस्तान भी इस्लामिक कंट्री, अफ़गानिस्तान भी इस्लामिक कंट्री, हम दो इस्लामिक कंट्री मिल जाएंगे, हम एक स्ट्रेटजिक डेप्थ बना लेंगे, इंडिया हम पे हमला करेगा, पाकिस्तान की टेरिटरी को नुकसान होगा, तो हम अफ़गानिस्तान से एक सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी की ताकत रख के इंडिया पे हमला कर लो हमला। तो 50 साल जिन्होंने साइंसदाना ने ज़ाया करते रहे इस गल के उत्ते, भाई किन के ऊपर आप 50 साल ज़ाया करते रहे? ये जब आप सोचें ही मजहबी एंगल से, जब आपके दिमाग में ये हो कि आप एक आप नेशन स्टेट के आइडिया को जो है वो एम्ब्रेस ही नहीं कर सके प्रॉपर, नेशन स्टेट के आइडिया को एम्ब्रेस ही नहीं कर सके, तुसां कट्टा ते सा करना है। और तुसां करना की, तुसां ते इस मुल्क नू खराब कर देता, खज्जल कर देता। यकीन करके माने, ये पाकिस्तान के साइंसदानों ने इस मुल्क को ख़राब कर दिया, बर्बाद कर दिया। आज हम दर बदर हमारे लोग घूम रहे हैं पैसों के लिए, किसी चीज़ के लिए। मैं कहता हूँ कि ये आज अफ़गानी डिफेंस मिनिस्टर ने भी ये कहा है, और हमने कहा है, आप उन्होंने कहा है, खून साहब ने कहा है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है, जो बड़ा कम बोलते हैं, आपको किसने हक दिया इनको निकालें अपने मुल्क से? इनके घरों पे हमले करें, इनके घरों पे रेड करें, इनकी प्रॉपर्टी कन्फिस्केट कर लें। आपके अंदर अल्लाह का कोई खौफ नहीं है? भाई आपके अंदर अल्लाह का कोई खौफ नहीं है कि आप दूसरे मुल्क में अपने लोगों को कह रहे होते बैठे रहो, साढ़े मुल्क ना आना। और वो दिखावे के लिए मैं देख रहा था कि वो जो कई लोगों को फूल दे रहे हैं और पता नहीं कुछ और चीज़, और अफ़गानिस्तान का झंडा दे रहे हैं। दैट्स गुड, वेलकम देम, गिव देम रिस्पेक्ट, ठीक है। अब होता क्या है कि बहुत सारे इलीगल पाकिस्तानी भी दुनिया में हैं, उनको डिपोर्ट कर दिया जाता है। तो पाकिस्तान की रियासत क्या उन्हें क्या कहती है? वैसे तो हमारी हुकूमत वो जब एयरपोर्ट पे आते होंगे उनसे कुछ छिलू छिलू केयर लेंदे होंगे। हमारे लोग बड़े जो करप्शन तो हमारे वो डीप इनसाइड द डीएनए है ना, कि अच्छा जी तुम इंग्लैंड तो अमेरिका वाले तो इतना नहीं डिपोर्ट करते। यूरोप वाले जो डिपोर्ट करते होंगे तो उनसे कहते होंगे ਤੁਹਾਡੀ जेब ਵਿੱਚ को 50-100 यूरो याद दे जो सानू, तुमने बड़े कमाए हैं, जो इलीगल होते हैं। सो कोई बंदा भी नहीं माफ़ करता है यार, इसमें कौन सी ऐसी बात है? सो मेरा ख्याल ये है कि जो पाकिस्तान की हुकूमत कर रही है बिल्कुल ठीक कर रही है। उसकी वजह ये कि अफ़गानिस्तान जो है वो क्रीज से बढ़ के छक्के, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਅਸੀਂ क्रिकेट ਕਹਿੰਦੇ ना, अपनी जड़ी विकेट तो बाहर निकल के खेल रहा है। और वो बाहर निकल के क्या खेलना था कि दहशतगर्द जमातों को पनाह दो, वो पाकिस्तान पे हमले करें, और हम और जब ये दहशतगर्द जमातें पाकिस्तान पे हमले करें, हम कहें सान तो पता ही नहीं आया तो ਤੁਹਾਡੇ मुल्क ने। और उस वक़्त के जो वज़ीर आज़म थे हमारे इमरान खान साहब, वो इतने ज़्यादा मुहब्बे अफ़गानिस्तान थे, उन्होंने सारे टीटीपी दहशतगर्दों की एक बड़ी तादाद को 25-30 हज़ार को पाकिस्तान में ले लिया और कहा आ जाओ यार। अब ज़ाहिर बात है, यानी कि हमारा साबिक़ वज़ीर आज़म कह रहा है कि आपके मुल्क के लोगों को वो अफ़गानिस्तान थोड़े ही रखेगा, और ये अफ़गानिस्तान का वज़ीर आज़म कह रहा है कि मेरे मुल्क के लोगों को तुम रखो। अब यहाँ पे क्या करें? हमारा ऑक्सफोर्ड का पढ़ा हुआ है, ये मदरसे का पढ़ा हुआ मुल्ला हसन अख़ुन, और बातें देखें इनकी क्या। हम तो जिसे कहते हैं ना, अपने मीडियाकर सियासतदानों के हत्थे चढ़ गया ये मुल्क। ये मीडियाकर, इंतहाई सेल्फिश लोग और इंतहाई घटिया किस्म की सियासत करने वाले लोग, जिनको सिर्फ़ और सिर्फ अपने इंटरेस्ट से उन्होंने कोई इंटरेस्ट पाकिस्तान दा ये वो कहते मैं वज़ीर आज़म किंज बनांगा, दूजा खानदान कहता मेरा बच्चा किंज वज़ीर आज़म बनेगा, तीजा कहता मेरी धी किंज वज़ीर आज़म बनेगी, चौथा कहता मेरे पोतरे नूं कुछ बना दो, पंजवां कहता मेरे इनू कुछ बना दो। खुद जस्ट दे थिंक ऑफ देमसेल्व्स, दैट्स इट।
वो अपना सोचते हैं। आज आपको अफ़गानिस्तान का जो क्या नाम है डिफेंस मिनिस्टर और वज़ीर आज़म दूजे लफ्ज़ पश्तो दे विच गालें कड्ढन डे कि तुसां क्यों रखेआ और भाई ये मौका था कि आप थैंक यू करें पाकिस्तान का, शुक्रिया पाकिस्तान। कि तकरीबन 12,000 के करीब सऊदी अरब में अफगान सिटीजन ऐसे मिले हैं जिनके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट थे, और बताया ये जा रहा है कि वो 12,000 लोग जो हैं उनके पास फेक तरीके से पाकिस्तानी पासपोर्ट जो थे वो बरामद हुए हैं, वो निकले हैं, और उसके ऊपर पाकिस्तान की गवर्नमेंट एक्शन लेते हुए वो 12,000 पासपोर्ट जो हैं उनको कैंसिल किया जा रहा है। और अब ये प्रोसेस भी चलेगा, तो इस तरह से वो लोग जो कि यहाँ से पाकिस्तान के पासपोर्ट पे सऊदी अरब गए थे, अब उनको भी सऊदी अरब से निकलना पड़ेगा और अफगानिस्तान जाना होगा। अब कई लोग ये भी कह रहे हैं कि ऐसे तो भारत में भी कई तरह के लॉज लाए गए थे जिसके ऊपर बहुत हंगामा था, जो कहा जाता था कि जी कागज दिखाओ। जी हाँ, कागज दिखाओ वाली बात की जाती थी कि अगर आप इंडियन सिटीजन हैं या नहीं है, या किसी और कंट्री से आए हैं, रहने का परमिट है नहीं है, वो सब कुछ चेक किया जाएगा। तो कई पाकिस्तान के लोगों का ख्याल है कि यही कुछ अब पाकिस्तान भी कर रहा है, और इसीलिए सबसे पहली बात जो है वो अफगान सिटीजन्स के हवाले से की गई है कि उनको चेक किया जाएगा, और अगर वो इलीगल तरीके से ठहरे हैं और अगर उनके पास रहने के लिए परमिट नहीं है और उनको वापस अपने मुल्क जाना होगा, वो अगर वापस आना चाहे, यानी वो अफगान सिटीजन जो पाकिस्तान से बेदखल किए जाएंगे, वो अफगान सिटीजन जो पाकिस्तान से निकाले जाएंगे, अगर वो वापस आना चाहें तो वो वापस आ सकते हैं, लेकिन उसके लिए उन्हें अपनी गवर्नमेंट से, यानी कि अफगान गवर्नमेंट जो इस वक्त तालिबान की गवर्नमेंट मौजूद है, जिसको बनाने का दावा बहुत से पाकिस्तान के लोग करते हैं, जी हाँ, उसी गवर्नमेंट से उन्हें पासपोर्ट लेना होगा, पाकिस्तान का वीजा लेना होगा, पाकिस्तान से परमिशन लेनी होगी, और तभी वो आ सकेंगे। पाकिस्तान में टेररिज्म हमेशा से बहुत ज्यादा आपने देखा है कि होती रही है, ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान के ऊपर इल्जामात भी लगते रहे हैं कि वो डिफरेंट कंट्रीज के हवाले से कि जी वो टेररिज्म जो है उसमें पाकिस्तान की जमीन को इस्तेमाल किया गया। भारत ने भी बहुत बार ये बात की है, और कई बार हमें ऐसा लगा कि वो कहीं तक का ठीक भी बात कर रहे थे, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो टेररिज्म होती रही है, हम इस वक्त भारत की बात नहीं कर रहे, सिर्फ पाकिस्तान के अंदर जो टेररिज्म होती रही है उसमें भी यही बताया जा रहा है कि बहुत से ऐसे हैं जो लास्ट ईयर जितने टेररिज्म हुई पाकिस्तान में 1-2 साल के अंदर, उसमें से कहा गया कि बहुत ज्यादा नंबर ऐसे ऐसे लोगों का भी है जिनका ताल्लुक अफगानिस्तान से था, और अफगानिस्तान के लोगों ने जो है वो एक तरह से बताया गया कि पाकिस्तान पर अटैक किए, यानी कि अगर मान लीजिए कि 24 अटैक्स किए गए तो उसमें से 12 या 13 अटैक्स ऐसे थे जो कि अफगान सिटीजन्स की तरफ से किए गए, या कहीं ना कहीं से उसमें अफगानी सिटीजन्स जो थे वो इन्वॉल्व थे। इसलिए भी ये जो स्टेप है बहुत स्ट्रिक्टली उठाया जा रहा है, लेकिन जाहिर है कि अफगानिस्तान के लोगों को ये पसंद नहीं आ रहा कि पाकिस्तान इस तरह से बेदखल कर रहा है। उनके ख्याल में जो ड्यूरन लाइन है उसको तो वो जाहिर अफगानिस्तान के लोग कहते हैं हम नहीं मानते, लेकिन एक तरफ से बहुत से लोगों का ये कहना है कि वो ड्यूरन लाइन तो पाकिस्तान भी नहीं मानता, उसका भी ये कहना है कि अफगानिस्तान हमारा ही एक पांचवा सूबा है। मगर ये बात तो बात की है कि ड्यूरन लाइन को कौन मानेगा और कौन नहीं मानेगा, लेकिन फिलहाल ये है कि अफगानिस्तान को लेकर पाकिस्तान में काफी लोग जो हैं वो नाराज हैं। उनका कहना है कि जल्द से जल्द अफगान सिटीजन जो इलीगल तौर पे पाकिस्तान में रह रहे हैं उनको बाहर निकाल देना चाहिए। तो अफगानिस्तान पहला मुल्क था जिसने पाकिस्तान को एज ए कंट्री इसकी एग्जिस्टेंस जो है उसको तस्लीम करने से इनकार किया। हालांकि ये काम करना चाहिए था इंडिया को अगर उस नुक्ता नजर से देखा जाए, चूंकि इंडिया को तकसीम करके, जिसको वो कहते थे धरती के टुकड़े टुकड़े करने के बाद एक नया मुल्क क्रिएट हो रहा था, तो जाहिर है इंडिया अगर उसको अपोज करता तो उसकी कुछ ग्राउंड जस्टिफिकेशन, कोई इमोशनल, कोई हिस्टोरिकल, कोई कल्चरल रीजंस बनती हैं। लेकिन चूंकि इंडिया ने इसको जिस तरीके से डील किया कि उन्होंने एक फार्मूले पे एग्री करके तो तकसीम के अमल को कंसेंट किया, उसको अप्रूव किया, तो उसके नतीजे में जाहिर है उन्होंने उसको तस्लीम किया। लेकिन अफगानिस्तान ने फ्रॉम डे वन इसको तस्लीम नहीं किया। ये जब पाकिस्तान की पहली जो है वो इसके तस्लीम करने की रेजोल्यूशन यूनाइटेड नेशन में गई, तो उसमें अफगानिस्तान वाज द ओनली कंट्री ऑन द ग्लोब जिसने इसके खिलाफ वोट दिया कि नहीं जी हम नहीं मानते इसको। और उस ना मानने की वजह क्या थी? उस ना मानने की वजह हिस्टोरिकली
जो अफ़गानों का या दूसरे अल्फाज में अफ़गानिस्तान का भी आप कह सकते हैं कि एक स्टैंड रहा है इस इलाके को लेकर, जो कि 1947 में पश्तूनख्वा के नाम से या फ्रंटियर के नाम से पाकिस्तान का हिस्सा बना। तो ये इलाके चूँकि बुनियादी तौर पे ज़ाहिर है अफ़गानिस्तान के साथ इसकी बहुत सारी परतें जुड़ी हुई हैं। पहली बात ये है कि ये यहाँ पे एथनिक ग्रुप जो हैं, एथनिसिटी जो है वो एक है, पश्तून स्पीकिंग लोग हैं जिनके लंबे चौड़े हिस्टोरिकल रिश्ते ही नहीं बल्कि एक ही लोग हैं। ये जिसको आप अफ़गानिया कहते हैं या अफ़गानिस्तान कहते हैं, किसी भी तरीके से इसको करें, एक लिंग्विस्टिक जो अप्रोच है वो अपनी जगह के पश्तून स्पीकिंग लोग सरहद के दोनों तरफ, लेकिन जो पश्तून स्पीकिंग नहीं भी हैं, जो अफ़गान कल्चर इटसेल्फ है नॉन पश्तून स्पीकिंग, उनका भी इतना ही जो है वो करीबी किस्म का एक ताल्लुक और कंफर्ट बनती है। और उसकी वजह यह है कि हिस्टोरिकली ये इलाके बुनियादी तौर पे ओपन इलाके रहे हैं जिन पे सरहदों पे पाबंदी नहीं रही, आना जाना, ओपन ट्रेड और लोगों का ह्यूमैनिटेरियन बुनियादों पे एक दूसरे की मदद करना, एक दूसरे की शादी ब्याह में शिरकत करना, इवन कॉमन मार्केट्स, और ये सारी चीजें रही हैं। अफगान नौजवानों से अगर आप बात करें तो वो ये कहते हैं जी कि पाकिस्तान ने तालिबान को हमारे ऊपर मुसल्लत किया है। वो ये कहते हैं कि अगर इस्लामिक डेमोक्रेसी पाकिस्तान के अंदर चल सकती है तो हमारे यहाँ पर क्यों नहीं चल सकती। पिछले 20 साल से हमारे यहाँ पर भी इलेक्शंस होते थे, हम भी वोट डालते थे, अपने मर्जी के कैंडिडेट को लेके आते थे, हालांकि रिगिंग की भी बातें होती थी वहां पे, जो भी हो। लेकिन आप जैसा अक्सर कहते हैं सर कि ये एक अमल है डेमोक्रेसी का जो अपने आप एक सेल्फ करेक्टिव मेजर है, वक्त के साथ साथ अपने आप इसके अंदर बेहतरी आती है। उनके यहाँ पर भी बेहतरी आती, लेकिन पाकिस्तान ने तालिबान को उनके ऊपर मुसल्लत कर दिया। और वो ये कहते हैं कि अगर तो ये स्ट्रिक्ट किस्म का जो शरिया लॉ है जिसको आपने हमारे सरों के ऊपर डाल दिया है, अगर ये इतना अच्छा है तो पाकिस्तान खुद अपने यहाँ पे क्यों नहीं कर लेता। अपने लिए इस्लामिक डेमोक्रेसी रखी है, हमारे ऊपर तालिबान को मुसल्लत कर दिया है। तो उनके अंदर इस बात को लेकर भी बहुत ज्यादा गुस्सा है। नहीं, अफगानिस्तान से उस वक्त तक ताल्लुकात ठीक नहीं हो सकते जब तक वो अफगानिस्तान के लोगों को, जिनको आप पीपल ऑफ अफगानिस्तान कहते हैं, वो रिस्पेक्टफुली एज ए इक्वल, जो कि दुनिया की पॉलिटिक्स में होता है, ट्रीट नहीं करते। अगर वो उनको एज ए कॉलोनी ट्रीट करें या इस तरह के बंदे कि जी ये जो तालिबान है ये हमने अपने मदरसों में ट्रेंड किए थे, या ये जो खिलाड़ी हैं इनको हमने खेलना सिखाया, या जी फौज को हमने ट्रेनिंग दी, इस तरह की चीज़ें, तो ये एक सेंस ऑफ सुपीरियरिटी का एज़ार है दूसरी कौम पे, जो हर एतबार से किसी भी तरीके से पाकिस्तानी कौम से अपनी सलाहियतों या अपनी जहानत या किसी एतबार से कम नहीं। ये अलग बात है कि जिस प्रोसेस में वो पड़े हुए हैं गुज़श्ता 40-50 साल से, उन्होंने अपने 3-4 नस्लें तबाह कर दी, और जो रोल उन्होंने प्ले किया इंटरनेशनल स्टेज पे वो इंतहाई काबिल मज़म्मत और इंतहाई डिस्गस्टिंग, और इस तरह का रोल है, इसमें कोई शक नहीं।